तो देखिए, काम करने के ऊपर है कि अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं कौन सी पार्टियां, और कौन अच्छे एम के साथ और मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाती है। ये तो जनता तय करेगी कि वो किधर जाना चाहती है। इस टाइम पे मैम दो पार्टियां हैं इलेक्शन पार्टी में इस टाइम, बीजेपी, आम आदमी, एक नया विकल्प खुला है यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए, उसके बारे में मैम। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहूँगी कि जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले 1.5 महीने से लगातार का हंगामा हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, तो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बहुजन समाज तो चाहता है, सीने से लगाए कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं लागू हो समाज में और समाज उनको एक्सेप्ट करे, उन पर चले, जीवन में उतारे। लेकिन ऐसा करने पर अगर कोई उनकी पार्टी का कोई एक मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होता है और उन प्रतिज्ञाओं का ग्रहण करता है, तो वहाँ से इस्तीफा ले लिया जाता है। और दूसरी बात, उसके बाद कहा जाता है कि भाई हम तो प्रतिज्ञाओं में कहा गया है कि मैं गौरी गणेश गणपत महेश को जो है ईश्वर नहीं मानूंगा। उन्होंने कह दिया कि देश के नोट पर ही गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगनी चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि आप जब ये समाज इधर को चलना चाहता तो आपको काट करते हैं, बैरिकेड्स बनते हैं और उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये समाज अब इस चुनाव में बताएगा कि आपने क्या किया है और आप क्या चाहते हैं, बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। केवल अंबेडकर की तस्वीर लगा करके आप 1-2 बार तो ठग सकते हैं समाज को। अरे एक बार तो आप किसी को भी लूट सकते हैं, कितना भी सीधा या शातिर हो, आ जाता है बातों में। लेकिन आप बार बार उसी पैटर्न पर आप लूटना चाहते हैं तो समाज, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक खुद को लूटने के लिए मौका देगा। और इस चुनाव में मुझे लगता है जनता जवाब देगी दिल्ली की। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं स्टार प्रचारक बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचारक बनाया गया और जब प्रतिज्ञाएं ली तो उनसे इस्तीफा लिया गया। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या जा करके, क्या कह करके वोट मांगेंगे कि मेरे नेता को वोट दे दो, जो नेता देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर चाहता है। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए वोट मांगेंगे या लक्ष्मी गणेश के लिए वोट मांगेंगे या फिर पार्टी के एजेंडे पर वोट मांगेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता तो दो तरह से गुमराह हो चुकी है ना। और खासकर दिल्ली की, जिस दिल्ली में लोगों ने जी खोल करके आप पार्टी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और केजरीवाल जी ने उसके बाद तुरंत अपना चेहरा दिखा दिया। पहले वो भगत सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं तो सारे युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता जो जगह जगह पूरे देश भर से आकर के यहाँ रहती है, उसके दिल में कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर वास करते हैं, उनके विचारों पर वो प्रभावित हो रहा है, दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये देश कैसे बचा रह सकता है? तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को इस्तेमाल कर लिया। अब जब उन्हें लगा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को तो इस्तेमाल कर ही चुका हूं और ये लोग मेरे खेमे में आ चुके हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि भी जो इधर नाराज हो रहे हैं लक्ष्मी गणेश वाले, अब उनको भी मना लेता हूं। तो उनके लिए उन्होंने कह दिया कि देश की करेंसी पर उनका तस्वीर होना चाहिए। तो इस तरह से नेता का जो विजन है वो क्लियर नहीं है। और नेता जितने भी हैं, जब वोट मांगने आए तो जनता उनसे सवाल जरूर करे कि आपका 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या स्टैंड है, ये क्लियर करिए। अगर आपका स्टैंड है कि यस, तो ठीक है, हम आपको वोट देते हैं। अगर आपका स्टैंड ये है कि भाई हम इन प्रतिज्ञाओं से अनभिज्ञ और इनसे हम सहमत नहीं है, तो जाइए, हम आपको वोट नहीं देते। कूड़े का पार हटाने की कह रहे हैं, तो इसको वाकई जितने बार कूड़े का पार हट जाएगा, ऐसे उम्मीद कर सकती हैं आप? इतना दिल्ली 3 बॉर्डर पे ऐसे फंसा हुआ है, कूड़े का पार तो हट सकता है मैम? देखिए, चुनावी वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं और चुनावी वादे 90% ऐसे होते हैं जो हो ही नहीं सकते। और इस देश की सबसे बड़ी जो इस समय सत्ता में बैठी हुई पार्टी, वो खुद ही कह रही है कि वो तो जुमले थे। तो बहुत सारे जुमले ये भी देंगे, और जुमले हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने अभी तक दिए हैं, 90% के जुमले सामने आ चुके हैं इस बार, जब से ये 22 प्रतिज्ञाओं वाला कार्यक्रम हुआ है, और भी आ जाएंगे। और इस बार तो मुझे लगता नहीं कि देश की जनता इनके चेहरे को ना पहचानी हो, और दिल्ली की जनता इस समय एमसीडी चुनाव में ही पता कर देगी कि आप कितने पानी में हो। क्योंकि उन्होंने देश के अंदर जितना भी अभी तक लोगों को तस्वीरों के साथ बेवकूफ़ बनाया, बात आ रही है विचारों पर, कि तस्वीर तो कोई भी रख सकता है, तस्वीर कूड़े में फेंकी जा सकती है, तस्वीर सड़क पर फेंकी जा सकती है, तस्वीर को इस्तेमाल कर करके कभी भी गलाया जा सकता है, पानी में गल सकती है, खराब हो सकती है, हवा में उड़ सकती है। लेकिन विचार स्थायी होते हैं, विचार इंसान के जीवन में उतारे जाते हैं, विचारों से परिवर्तन होता है, विचारों से पीढ़ियां बदलती है। तो अब बात सीधी सीधी विचारों पर है। तस्वीरें आपने इस्तेमाल करती, अब हम देखना चाहते हैं कि आप विचारों पर कितना चलते हैं।
आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को जेल में जो भी वीडियो वायरल हो रही है, उन्हें बहुत अच्छी सुविधा मुहैया कराई है, मसाज मुहैया कराई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत मुजरिम होते हैं और जातिगत इनको जेलों से लेकर बाहर तक ट्रीटमेंट मिलता है। ये कहीं भी चले जाएं, जब ये जाति से उच्च होते हैं तो इनकी मसाज भी उच्च ही होती है। जब हमारा आदमी छोटी छोटी चोरियों में भी जाता है और जब हमारा नेता भी जाता है तो उसको सड़ा दिया जाता है। आपको याद होगा लालू यादव जेल के अंदर किस तरह से बीमार थे, उनका लगभग ट्रीटमेंट कराने के लिए भी वो घर से गुहार लगाई गई। आजम खान, दूसरे अभी एक जेएनयू के विकलांग प्रोफेसर, जिनको जब पानी पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, जूस पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, इतने बीमार थे, तो उनको एक स्ट्रो देने के लिए, एक पाइप देने के लिए भी जेलर ने और जेल के प्रशासन ने मना कर दिया था कि हम ये नहीं दे सकते क्योंकि ये इसमें नहीं आता सिस्टम में। और जहां आज वो जेल के अंदर बैठ करके एक अलग प्राइवेट रूम में मसाज करवा रहे हैं और 2 चेले चपाटे उनके चारों तरफ बैठे हैं, तो उनके लिए जेल हो या बाहर हो, उनकी सुविधा और ट्रीटमेंट उनका वीआईपी रहता है, क्योंकि जाति से उच्चता इस देश के अंदर कभी नहीं जाती, चाहे वो जेल में हो या जेल के बाहर। कोई व्यक्ति जात से ऊंचा है, अगर बीमार है, उसका इलाज हो रहा है, मसाज हो रहा है, दिक्कत क्या है? आप लोगों को परेशानी क्यों है? परेशानी तब है ना जब जात से ऊंचा उसकी हो रही है और जात से नीचा उसको 3rd डिग्री दिया जा रहा है। परेशानी है ना, फिर दोनों को समान दिया जाए। किसको दे रहा है? 3rd डिग्री के साथ आप देखिए, आज जितने भी केस देश के अंदर हैं, आप अभी पिछले 3 सालों से, 3 सालों में, यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी बहुत सारे पत्रकार उठाए गए, चुपचाप उठाए गए और चुपचाप उठा करके उनको लगभग 2-2, 1.5 साल जेलों में रखा गया। जब कसूर, अभी पीछे में पुनिया है, संदीप पुनिया, उनको उठाया गया। एक और थे साथी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी, उनको उठाया गया। वीडियो जो 1990 की बनी हुई फिल्म का एक वीडियो वो डाल देते तो केवल इसी अपराध पर उनको उठा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ठीक है, कोई गलती नहीं, छोड़ दिया। तब तक आदमी की हड्डियां तोड़ देते हैं, उसके शरीर की मसल्स को तोड़ देते हैं, इतना हार्म कर देते हैं कि वो बाहर आकर के इस लायक ही नहीं रहता कि शरीर से कुछ अच्छा कर सके। तो ये सारा इनके साथ देश के अंदर जुडिशरी से लेकर के नीचे मजदूरी तक, अगर आप कहते हैं कि देश में जातिवाद पर आप बात कर रहे हैं या जातियों की वजह से आप उनको कह रहे हैं कि उनको मसाज मिल रही, तो क्या दिक्कत है? आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, जब आप ऊपर की ओर छंटनी करेंगे तो ये ज्यादा दिखाई देंगे, जो जाति से ऊंचे लोग हैं। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको छोटी जाति, जिनको ये सताते हैं, जिनको हकमारी बरसों से कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा संख्या दिखाई देगी। लोग बहुत कंफ्यूज हैं। आपकी लड़ाई किससे? केजरीवाल से, मोदी जी से? दिल्ली पुलिस जो है, आप जिस दुनिया की बात कर रही थी, दिल्ली पुलिस उठाई थी और दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है, बिहार जेल जो है दिल्ली सरकार के अंडर में है। लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई उस विचार से है जो किसी एक तबके के ही खिलाफ काम करता है और किसी एक वर्ग विशेष को ही ऊंचा बनाए रखने के लिए, सुविधाजनक बनाए रखने के लिए, उसके बच्चों के आगे तक पीढ़ियों का जोड़कर बनाए रखने के लिए काम करता है। हमारी लड़ाई ना तो मोदी जी से है, ना केजरीवाल जी से है, ना किसी जाति विशेष से, ना किसी जाति नेता से है, ना किसी पार्टी विशेष से है। लड़ाई है उस सिस्टम से जिस सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ों लोग हर दिन दमित किए जाते हैं। लड़ाई है उस सिस्टम से जिसमें महिलाओं को पीछे रखा जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप इंटरव्यू करते हैं तो जाति का सर्टिफिकेट देख करके आपको पास किया जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप EWS का कोटा देते हैं तो 10% रिजर्वेशन आप उनको दे देते हैं और उनका क्राइटेरिया ये रखते हैं गरीबी का कि 8 लाख वाला ब्राह्मण गरीब है और 2.5 लाख वाला जो जिसकी सालाना इनकम है, जिसका केवल 20-22 हजार रुपए महीने की सैलरी वाला आपको जो है SC गरीब दिखाई दे रहा है और 8-8.5 लाख वाला ब्राह्मण भी आपको गरीब दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये बताइए, जब गरीबी का क्राइटेरिया, गरीबी का लेवल जो आपने रखा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जिसकी 8 लाख सालाना आय है वो सवर्ण गरीब है, ठीक है। जब वो गरीब है तो वो टैक्स नहीं देगा ना। अब टैक्स, मान लीजिए टैक्स जब वो गरीबी का आंकड़ा 8 लाख पर हो गया तो 8 लाख के नीचे वाला जो है वो टैक्स क्यों दे? वो टैक्स पेयर क्यों बने सरकार के अंदर? लेकिन फिर भी SC ST OBC वाला 2.5 लाख सालाना इनकम वाला तो आपके लिए वो उसका गरीबी का आंकड़ा 2.5 लाख पर है और आपके सवर्ण का 2.5 लाख छोड़ करके उछाल मारकर 4 गुना ऊपर जाकर के 8 लाख पर है। ये क्या है? यही तो है जाति की श्रेष्ठता। जहां पर आपका सवर्ण क्लास गरीब है वहां पर हमारा आदमी अमीर भी नहीं आपके लेवल पर पहुंच रहा है। आप देखिए, वो 62,000 रुपए की सैलरी महीना कमाने वाला क्या गरीब ब्राह्मण गरीब कहा जाएगा? वो दरिद्र हो गया, वो सुदामा हो गया, वो बेचारा हो गया। वो कैसे बेचारा हो गया जिसकी 62,000 रुपए महीने की इनकम है? और वो कैसे अमीर हो गया जिसकी 20,000 15,000 में जो पूरे दिन की हड्डियां गलाता है? वो आपके लिए जो है उधर वो SC का 22,000 पर गरीब है और आपका 62,000 पर गरीब है। यही है जातिगत
भेदभाव और यही है जातिगत बंटवारा, यही है जातिगत देखभाल, यही है जातिगत कंडीशनिंग कि आप आरक्षण भी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी हाई कोर्ट है सब में बैठे हुए वो लोग, सुनाने वाले वो लोग और फैसला जिनके पक्ष में जा रहा वो भी वही लोग। तो देने वाला और लेने वाला वो आपस में बांट रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई बंटवारा चल रहा है। यहाँ पर देश की जनता मूर्खों की तरह देख रही है इनको कि हाँ जी आज फैसला सुनाया जाएगा। क्या फैसला सुनाया जाएगा? फैसला जिनके पक्ष में सुनाया जा रहा है, सुनाने वाले उन्हीं के पक्षधर हैं, उन्हीं के घर वाले हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भाई भतीजे दामाद हैं। आप मुझे बताइए जुडिशरी में और कौन है? 4 परिवारों के अलावा कितने परिवारों को अभी तक आज़ादी के बाद में यहाँ मिला है? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनको जुडिशरी से बाहर कर दिया था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये न्यायिक चरित्र इनके जीन्स में ही नहीं है, इनको जो है न्यायिक प्रणाली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब से अंग्रेज यहाँ से गए 1947 के बाद में पूरी न्यायिक प्रणाली इनके कब्जे में है। देश के अंदर हर आप अगर चपरासी भी बनते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, उसका एग्जाम होता है। लेकिन क्या जो देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है उसमें इंटरव्यू है? क्या उसमें एग्जाम है? नहीं है। यही है, परिवार से चल रहा है एक आप बताइए गरीब को न्याय कैसे मिल जाएगा? जातिगत में सताए गए लोगों को न्याय कैसे मिल जाएगा? जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु की व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग महिलाओं को समानता में न्याय कैसे दे सकते हैं? आप बताइए। जो अपने हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसमें महिला को नरक का द्वार कहा गया, क्या वो महिला के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं? नहीं दे सकते, और ना आज तक ऐसा हुआ है। तो ये देश के अंदर सबसे पहला तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जहां से न्याय मिलता है, जहां गरीब की उम्मीद टिकी होती है, जिसको सरकार से अलग और जिसको संविधान के अंदर सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वो न्यायिक प्रणाली आजाद होनी चाहिए इन मनुवादियों से। लेकिन मोदी जी काम तो कर रहे हैं, जो देश के कानून मंत्री हैं वे भी लगातार काम कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं अपनी कॉलेजियम सिस्टम पर कि भाई कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए। बात करने से क्या होता है? पत्रकार महोदय, क्या आप जानते हैं कि इस देश में बातें बहुत सारी की जाती हैं? बात तो ये भी की जाती है कि भाई सावरकर जी जो है बुलबुल पर उड़ करके सेल्यूलर जेल से आ जाते थे। क्या आप उड़ के जा सकते हैं? क्या मैं उड़ के जा सकती हूँ? क्या और अन्य अपराधी उड़कर आए हैं? अगर ऐसा होता तो इस देश के गरीब मजदूर बेकसूर बेगुनाह लोग छोटे छोटे खाने के अपराध में जेलों में बंद है, वो तो बुलबुल पर उड़ के निकल जाया करते थे। अरे अगर वो बुलबुल पर नहीं निकल सकते तो फिर जाहिर सी बात है कि गणेश जी की सवारी कौन है? आपको पता है गणेश जी की सवारी? देखिए नहीं समझ, आप मुझे बताइए क्या गणेश जी की सवारी चूहा है? चूहा है? नहीं, अगर बुलबुल नहीं चल सकते तो गणेश जी भी चूहे नहीं चल सकते हैं। तो नहीं चलते ना। उनके लिए जो उनका बंदर, जिसको वो हनुमान कहते हैं, हनुमान भगवान कहते हैं, और जिसके हनुमान चालीसा से लोगों के दुख और कष्ट और भूत प्रेत भगाते हैं, वो बंदर यहाँ से 16 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 16 से 22 करोड़ की किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से, उस दूरी पर रहने वाले सूर्य को वो निगल जाता है, और इतनी आग जिसकी उस गर्मी को वो पचा जाता है। और आज का बंदर अगर आप थोड़ी सी माचिस की तिल्ली उसके आगे लगा दो तो भाग जाता है। ये कौन सा बंदर था उस जमाने का भैया जो पूरे सूरज को निगल गया? आप किसी बंदर के आगे लगा देना माचिस, उसके मुंह के आगे या उसके हाथ पे लगा देना, ना भाग जाए दूर, बचेगा वो पहले। ये भावना की बात कहाँ है? साइंस की बात है। क्या सूरज को कोई बंदर निगल सकता है? क्या किसी जीप पर, किसी कीड़े मकोड़े पर, किसी जानवर पर बैठकर आदमी उड़ सकता है? एक बात मुझे बताइए, इन्होंने हर देवी देवता के हाथ में हथियार दे रखे हैं। क्या ये हथियार इन देवी देवताओं में बनाए थे? क्या उस समय इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी? क्या हथियार सारे बन चुके थे? क्या तलवारें बन चुकी थी? क्या भाले बन चुके थे? क्या इन्होंने इसमें किसी निर्माण में काम किया? जो ये 8 हाथ 12 हाथ बनाते, कि इस तरह का कोई बच्चा जन्म लिया है आज तक? क्या आपके घर में आपके भाई ने, बहन ने, भतीजी ने, आपके किसी गांव में परिवार में जन्म लिया है ऐसा बच्चा जिसका सर हाथी का हो, या किसी के 4 हाथ हो, 5 हाथ हो? अगर हो जाएगा तो उसे एबनॉर्मल कहेंगे, जाकर के सर्जरी कराएंगे। उसको 2 हाथ वाला बच्चा ही चाहिए हर किसी को। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बच्चा चाहूंगी तो मेरा 2 हाथ और 2 पैर होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा कहीं कुछ होता है तो सर्जरी कराने भागते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। एक सर पर ही इंसान बच्चे को स्वस्थ मानता है, साइंस भी स्वस्थ मानती है। आप में अगर 3 सर हो गए तो ले जाकर के सबसे पहले उसको डॉक्टर के यहाँ उसको सर्जरी कराएंगे, पूछेंगे खर्चा कितना लगेगा। तो ये भावना की बात नहीं है, साइंस की बात है। आज विज्ञान का दौर है, ये सब चीजें बेकार की गाल गपोड़ बजा करके कह दिया, लोग अशिक्षित थे, लोगों ने मान लिया। शिक्षा आई है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा को केवल एक वर्ग विशेष के लिए आरक्षित रखा, क्योंकि आम जनता जान गई तो वो सवाल करेगी यार ऐसा है तो इसका रीजन क्या? मंदिर में जाना गलत बात है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में करोड़ों करोड़ों देवदासियां रही, ठीक है, आपको पता होगा, देश के अंदर करोड़ों देवदासियां रही, उनकी चीखें मंदिर के भगवान को आवाज नहीं गई, उन बच्चियों की आवाजें नहीं गई, वो बहरा बनकर बैठा रहा। तो अब वो तुम्हारे दुखों को क्या सुनेगा? जब उसने
उनके बदन नोचती हुई बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी, तो तुम्हारे मकान दे दो, दुकान दे दो, लड़के की नौकरी दे दो, बेटे का ब्याह करा दो, बेटे को अच्छी बहू दे दो, सुंदर गोरी चिकनी बहू हमारे घर में आ जाए, नौकरानी की तरह काम करे, हमारे सारे दुख मिट जाए, घुटनों का दर्द खत्म हो जाए, और शरीर पर जो हमारे खुजली हुई है वो खत्म हो जाए, ये भगवान हमें ठीक। हमारी ये छोटी छोटी बातें क्या सुनेगा? जब उसे उस पीड़ा को नहीं सुनाई दी, वो बहरा भगवान सुन लेगा क्या? नहीं सुन सकता। मेरी तो आज तक नहीं सुनी, मैं तो हर मंदिर गई। जेल भेज देंगे, सरकार उनकी है। किसको? मुझे? तो जेल में क्या होगा? जेल भेजेंगे ना, जेल में बहुत सारे बेगुनाह जाकर रहते हैं, मुझे भेज देंगे, मैं जेल से भी नहीं डरती। मेरे शरीर को बंद किया जा सकता है जेल में, मेरे विचारों को नहीं। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, निर्देश जेल जाकर भी ना निर्देश लिखेगी, निर्देश पढ़ेगी। निर्देश से निर्देश का दिमाग नहीं छीना जा सकता, और ना निर्देश से विचार छीना जा सकता। निर्देश जेल जाने से पहले और मरने से पहले इतना कुछ बोलकर और कहकर जाएगी कि उसके लाखों करोड़ों अनुयायी उस विचार को जो मैं अकेली आज पहुंचा रही हूँ, कल करोड़ों लोग इसको आगे पहुंचाएंगे। मैं नहीं डरती जेल से और गोली से भी। एक आखिरी सवाल है मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि जो पार्लियामेंट का नाम जो अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर देश के नहीं पूरे विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्लियामेंट का नाम अगर होता है तो ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात रहेगी। पूरे विश्व को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर गर्व है। अगर हमारे देश की संसद उनके नाम से होती है तो हमारे देश को भी गर्व होना चाहिए, गर्व का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए। जो इतना ब्रिलियंट महापुरुष इस देश के अंदर जन्मा, अगर उसके नाम से होता है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है, और इस देश के लिए पूरे गर्व की बात है। जहाँ बच्चे देखने आएंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ेंगे भी, लाइब्रेरी में भी जाएंगे, और माँ बाप घर वालों से पूछेंगे कि मम्मी डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। जब पूछेंगे तो माँ बाप बताएंगे कि बेटा डॉक्टर अम्बेडकर ये व्यक्ति थे जिसने इस देश के अंदर, इस देश को RBI दी, इसने इस देश के अंदर क्या कहते हैं, गरीबों को, मजलूमों को, महिलाओं को, सबको समान अधिकार दिए। जो नीचे थे उनको भी बराबर में ला करके रखा। और जो आज देश के अंदर समस्त कर्मचारी हैं, चाहे महिला है, पुरुष है या नीचे लेबर है, सारे कर्मचारी अधिकारी को जो आज 8 घंटे का काम करने के लिए छूट है, सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और सैलरी मिल जाती है, ये भी प्रावधान डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ है। तो देश का प्रत्येक नागरिक डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी है। अगर उनके नाम से होता है तो देश की समस्त जनता के लिए खुशी की बात होगी। सदन में मैडम लोग अम्बेडकर कहते हैं, सदन चलता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं लोग उनको। जब सदन चलता है, पार्लियामेंट चलती है, तो उस टाइम अम्बेडकर जी हैं, अम्बेडकर जी वो है, अम्बेडकर जैसे पार्लियामेंट खत्म होती है लोग फिर भूल जाते हैं अगले सत्र के लिए। उन्हें ये पता चल गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर एक विश्व स्तरीय लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और उनके विचारों को पूरा विश्व मान चुका है। तो वो अपनी इमेज और अपना फोटो और अपनी तस्वीर को एक ऐसा दिखाते हैं कि मैं भी अम्बेडकर को मानता हूँ। तुम ही नहीं मानते, तुम गर्व कर रहे हो, मैं भी मानता हूँ। वो दिखावे के लिए ऐसा करके उनका नाम लेना चाहते हैं। अगर वास्तव में वो डॉक्टर अम्बेडकर को लाइक करते, उनके विचारों को समझते, तो उनको पढ़ते और उन पर चलते। और ये देश के अंदर जिस दिन सरकारें डॉक्टर अम्बेडकर को समझने लगेंगी, मुझे लगता है कि विश्व के अंदर ना विश्व गुरु बनने में दोबारा से इस भारत को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।